Our today's topic is 18th Amendment and Pakistan's political transition. Actually, 18th Amendment to the Constitution of Pakistan and that was passed in 2010 as a landmark reforms that redefined the power dynamics between federal government and the provinces, and it also strengthened the democracy by restoring the 1973 constitution in its original spirit and significantly enhanced provincial autonomy. It gives the parliament, prime minister, judiciary, or provincial governments greater autonomy under the constitution. It also represents an opportunity for political parties that was suppressed by the military regimes to begin seriously addressing the country's critical economic and security problems and improve the situation or condition of Pakistan's development in multiple sectors. एक्चुअली जो ये 1977 का जो एक मार्शल लॉ था उसके बाद ज़िया की गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद जो सारा एक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट हुआ था उसका रिवाइवल जो कि उसमें जो चीज़ों को रिवाइज किया गया था उन सारी अमेंडमेंट्स को उन सारे स्ट्रक्चर्स को 2010 की अमेंडमेंट में जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में की गई थी। इससे पहले भी जो ज़िया-उल हक ने जो चेंजेस की थी 58 टू बी के तहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। जुडिशरी को प्रोविज़नल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत जुडिशरी प्रेज़िडेंट के अंडर चली गई थी अपॉइंटमेंट्स और एक्स्ट्रा जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उन सारी चीज़ों के इख्तियारात ज़िया-उल हक के पास थे। ज़िया-उल हक का प्लेन क्रैश करता है आफ्टर हिज़ डेथ जो गवर्नमेंट आती है बेनज़ीर भुट्टो की और उसके बाद वो टेन्योर 88 से ऑनवर्ड 1999 तक परवेज़ मुशर्रफ का जो मिलिट्री कुप था उससे पहले तक का जो नवाज़ शरीफ का टाइम पीरियड है, उसमें ट्राई तो किया गया कि चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ किया जाए या जो इख्तियारात ज़िया-उल हक ने मतलब अपने पास कर लिए थे या ले लिए थे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का, प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करने का, तो वो सारे उनको रिवाइज़ किया जाए जो कि 13 अमेंडमेंट में किसने नवाज़ शरीफ ने इसको अमेंडमेंट पास करवाई गई थी नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में। तो उसके तहत वो रिवाइज़ हुआ था तो दोबारा 58 टू बी का आर्टिकल लेकिन कह लें कि मुशर्रफ 1999 में टेक ओवर करता है गवर्नमेंट को मिलिट्री को तो देन अगेन जो लेगेसी ज़िया की लेगेसी थी उसको कंटिन्यू करते हुए उसने वही तमाम इख्तियारात, वही सारी चेंजेस करते हुए वो 58 टू बी के तहत वो सारे इख्तियारात अपने पास ले गया था एज़ ए प्रेज़िडेंट, एज़ अ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो इस सारे स्ट्रगल में इस सारे स्ट्रक्चर में कह लें कि जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट की जो एक हेजेमनी कह लें या स्ट्रॉन्ग वर्किंग थी, वो इफ़ेक्ट हुई थी। तो इसका रिवाइवल जो था, वो वापस हुआ था कह लें कि 2010 में पीपल्स पार्टी के टाइम पीरियड में। यहाँ पे हम कुछ थोड़ी-सी रीज़न्स की बात कर लेते हैं कि 18 अमेंडमेंट की जो ज़ाहिर-सी बात है ना कि जैसे मैंने अभी थोड़ा-सा इसमें ओवरव्यू दिया है कि 18 अमेंडमेंट जब पास की गई उससे प्रीवियस क्या स्ट्रक्चर था कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो वर्किंग थी, जो सारे इख्तियारात थे, उसके लिए जो इख्तियारात थे प्रोविंसेस को देने के जो किसके पास सेंट्रलाइज़ कर दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। रिपेल ऑफ 17th अमेंडमेंट जो मुशर्रफ ने की थी और उसके तहत तमाम के तमाम इख्तियारात अपने पास ले गया था और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वीक कर दिया था और इवन दो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये क्या है 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत महसूस की गई थी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था बाय द साइड ऑफ मुशर्रफ एंड आल्सो इन प्रीवियस टाइम ज़िया-उल हक। तो उसको क्या था इट इंश्योर्स the independence of judiciary by reforming process of judicial appointment and protecting fundamental rights. It means कि वो जो सारे इख्तियारात ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट में एट द 1977 टू 1988 देन मुशर्रफ के टाइम पीरियड में 1999 टू 2008 तक जो इख्तियारात लिए थे मुशर्रफ ने अपने पास जुडिशियल की इंडिपेंडेंस को भी जो डैमेज किया था उसको भी रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरत महसूस की गई थी। क्या है 18th अमेंडमेंट की। तो इसके हम कुछ चीज़ें इसमें बात कर लेते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट में क्या-क्या एडिशन किए गए थे। राउंड अबाउट मोर देन 100 चेंजेस की गई थी आर्टिकल्स में जो कि 18th अमेंडमेंट की बात करता है और उसमें वो सारे इख्तियार जो तमाम के तमाम कह लें कि चेंज किया गया था एज़ ए प्रेज़िडेंशियल नेचर में उसको वापस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ लेके आया गया था। प्राइम मिनिस्टर को उसके इख्तियारात वापस किए गए थे। पार्लियामेंट के पास जो इख्तियारात थे फॉर द लेजिस्लेशन, फॉर द वर्किंग वो सारे इख्तियारात देन इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, फिर फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई और कुछ न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जिसमें 10 ए है, 25 ए है, ये फ्री एंड फेयर ट्रायल का है और उसके साथ-साथ
फ्री एजुकेशन फॉर टू 18 और 15 इयर्स ऑफ एज तक की सारा टाइम पीरियड था, तो उसमें ये चीज़ों को कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात कर लेते हैं उसमें लिमिट्स ऑन द प्रेसिडेंशियल पावर, दैट अमेंडमेंट लिमिट्स द प्रेसिडेंशियल पावर्स दैट वाज स्ट्रेंथन प्रेसिडेंसी अंडर प्रेसिडेंट मुशर्रफ। मिलिट्री रिजीम उसमें क्या था कि रिमूव किया था 58 टू बी वाला जो आर्टिकल था उसको भी, कि जो सिंगल और तमाम के तमाम इख्तियार के तहत एज ए हेड ऑफ स्टेट पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को डिसीट कर सकता है। उस आर्टिकल्स को भी फिर प्रेसिडेंशियल पास टू जो बिल पास करवाने का था पार्लियामेंट के पास, जिस जो कि प्रेसिडेंट ने मुशर्रफ के टाइम पीरियड में 17 अमेंडमेंट के तहत अपने पास ले गया था, उसको रिवाइज किया था, मतलब रिमूव किया था। देन ट्रांसफर द पावर टू सबमिट मैटर्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट फॉर अ येस और नो वोट टू द प्राइम मिनिस्टर। जो वो इख्तियार थे पार्लियामेंट से लिए गए थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत, जो पार्लियामेंट का रोल था लेजिस्लेटिव बॉडी के तहत, उसको भी रिवाइज किया गया था वापस किसके प्रेसिडेंट से वापस किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। देन जो कंसल्टेशन थी केयर टेकर गवर्नमेंट की और इन सारी वर्किंग्स में केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पीरियड का तयन किस तरह किया जाएगा और कौन लोग हैं जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट की वो लिए नाम देंगे। तो उसमें ये है ना कि अमेंडमेंट के बाद अपोजिशन लीडर और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं नेम्स कि नेक्स्ट केयर टेकर गवर्नमेंट कौन होगी जब आफ्टर द एंड ऑफ टर्म, जब वर्किंग गवर्नमेंट की खत्म हो जाता है टाइम पीरियड। तो इस आर्टिकल को भी रिवाइज किया गया था कि वापस किसके पास इख्तियार आ गया था, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के पास। फिर इसमें मेजर रोल के लिए ग्रेटर पार्लियामेंट जो रिफॉर्म्स थी उसमें आया था कि प्राइम मिनिस्टर को दोबारा और पार्लियामेंट को वही इख्तियारात उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन दी गई थी जो कि बिफोर 8th अमेंडमेंट थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एस्टेब्लिश द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स एज अ फेडरल गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। कि जो प्रेसिडेंट के पास चली गई थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन, वो वापस किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई थी, और प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट थी उसको एज ए फेडरल गवर्नमेंट कंसिडर किया जाएगा। देन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर टू कंसल्ट विद द प्रेसिडेंट टू ड्यूटी टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ द पॉलिसी ऑफ मैटर्स। कि जो हर मैटर्स में आर्टिकल 46 का जो है कि फॉर्म करना और पॉलिसी रिलेटेड, तो उसमें भी उस सारे इख्तियारात को भी चेंज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात दोबारा से उसके तहत वापस आ गए थे। फिर जो रिस्ट्रिक्शन थी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता, दो मोर देन 2 टर्म्स जो हैं वो सर्व नहीं कर सकता एज़ अ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो उसकी ये वाला जो आर्टिकल था इसको रिवाइज़ किया गया था कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद देन 2 टाइम्स कोई भी पर्सन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अहल हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में था कि अमेंडमेंट अबॉलिश द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट ट्रांसफरिंग 47 subjects to the provinces such as health, education and agriculture, and also provinces gained control over the natural resources enabling them to utilize these resources for their local development। यस उसने कहा कि जो भी मेजर इख्तियारात जो लेजिस्लेटिव कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके पास जो इख्तियार दिए गए थे जो इंट्रोड्यूस करवाई थी और मुशर्रफ ने उसको ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश मीन्स ख़त्म कर दिया गया था। जो इख्तियारात प्रोविंसेस के थे वो वापस प्रोविंसेस के पास आ गए थे, जिसकी एग्जांपल्स दे लाइक हेल्थ है, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। और इसके साथ-साथ उनकी अपने रिसोर्सेज़ जो नेचर रिजर्व्स थे, रिसोर्सेज़ थे प्रोविंसेस के, उनको उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल और फॉर द लोकल डेवलपमेंट लोकल प्रोग्रेस के लिए उनके पास पूरा उनको राइट दिया गया था। उसके साथ-साथ अमेंडमेंट की गई थी कि तमाम की पावर्स जो थी प्रेज़िडेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट होंगी, यस। उसके बाद इम्प्रूव फेडरल और प्रोविंशियल रिलेशंस, यस, मेंटेन करने के लिए और ग्रांट किया था मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस एंड एड्रेस्ड सम ग्रीवेंसेस टू ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस लाइक बलूचिस्तान एंड सिंध, रिड्यूसिंग सेंट्रलाइजेशन। कि इट मींस कि प्रोविंसेस को और फिर जो फेडरल और प्रोविंसेस की जो ग्रीवेंसेस थे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस उसको रिड्यूस करने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी, रिलेशंस बेहतर करने के लिए कि जी बलूचिस्तान को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है और उसकी डेवलपमेंट फोकस नहीं किया जा रहा है या सिंध को निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए और इनको रिमूव करने के लिए पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि न्यू फंडामेंटल राइट्स वर इंट्रोड्यूस्ड सच एज़ फेयर ट्रायल, जो कि आर्टिकल 10 ए है। उसके अलावा 25 ए आर्टिकल है एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 टू 16। इसको फ्री एजुकेशन के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और सबसे मेजर चीज़ कि जुडिशरी के रोल को सेफगार्ड करने के लिए एज ए सेफगार्ड और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया गया था।
यस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक हेडिंग है, उसमें बेसिकली किन चीज़ों को ऐड किया गया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जो भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस की और उसके बाद हाई कोर्ट्स के, तो उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, मतलब उसको दोबारा से डेवलप किया गया था कि किन बेसिस पर, किन ग्राउंड्स पर उनको अपॉइंट किया जाएगा, और इंट्रोड्यूस करवाया था जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी टू इंश्योर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। जुडिशियल कमीशन बेसिकली के जो नंबर ऑफ जजेस और जो भी मेंबर्स होंगे, अहल होंगे, उनका नाम और उसको आगे ट्रांसफ़र करना पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है प्रेज़िडेंट को, और देन प्रेज़िडेंट किसको रिकमेंड करता था या एडवाइस करता था? प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर को किया जाता था पार्लियामेंट्री कमेटी से, और पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर था, वो आगे प्रेज़िडेंट को एडवाइस करता था, रिकमेंड करता था किस चीज़ को, कि ये जजेस हैं जो कि एज़ ए अपॉइंटमेंट के लिए जो भी उसका सारा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इसको कहते हैं कि जी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और उसके बाद से इसका मकसद ये क्या था कि मेरिट बेस अपॉइंटमेंट होंगी किनकी, जस्टिसेस की और जजेस की। और इसके साथ साथ इस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी किसमें, उस एक इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टेट के लिए इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन वर्क करता है एज ए जुडिशरी, उसमें प्रॉपर मेरिट बेस अपॉइंटमेंट प्लस strengthen the accountability and transparency mechanisms. Devolution of key sectors, yes. मेजर जो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स से, जिसमें कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात की, तो हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट से जो भी इख्तियारात थे, वो प्रोविंसेस को दे दिए गए थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चैलेंजेस थे प्रोविंशियल लेवल पे इनको मेंटेन करने का। तो उसमें क्या है कि इससे क्या हुआ था, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई थी प्रोविंसेस की, कि उनके लिए पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे और उनके लिए डायरेक्टली वर्क भी करेंगे, सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करेंगे। फिर रीनेमिंग ऑफ प्रोविंसेस थी। येस, प्रोविंस का नेम चेंज किया गया था। द अमेंडमेंट रीनेम्ड एनडब्ल्यूएफपी, जो कि आपका वन ऑफ देम, जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनमें से था, उसको खैबर पख्तूनख्वा केपी के नाम से एड्रेस किया गया, और उसको जो कि एक बहुत लॉन्ग पीरियड से कॉन्टिन्यूअसली एक कह लें कि इश्यू सामने आया था कि उसको उसका नेम चेंज कर दिया जाए। तो उसको एनडब्ल्यूएफपी से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ प्रोविंस से चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया था। फिर फिस्कल फेडरलिज़्म यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, या वार्ड लिस्ट जो थी उसमें प्रॉपर इंश्योर किया गया कि प्रोविंसेस भी हैं, जो जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस हैं वो भी अपनी प्रॉपर क्या है वहाँ से ग्रेटेस्ट शेयर जो है वो गेन करेंगे, या उनको भी अवार्ड किया जाएगा प्रॉपर वे में हर प्रोविंस के अकॉर्डिंगली, जो कि फेडरल रेवेन्यू होगा उसमें से। अब अगर इसको वाइंड अप करूँ 18th अमेंडमेंट को, तो बेसिकली 18th अमेंडमेंट क्या था, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप था जिसने रिस्टोर किया था किसको, डेमोक्रेसी को, स्ट्रेंथन किया था फेडरलिज्म को, और एड्रेस किया था प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस को। क्योंकि एक एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद कह लें कि प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर से, मिलिट्री कूप से निकल के किस में वापस आया था, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इन ओरिजिनल कंडीशन और ओरिजिनल पोजीशन, जो कि 1973 एग्जिस्ट करता था। while it also empowered provinces and re-established parliamentary supremacy, challenges related to the implementation and coordination remain. फिर इसके साथ साथ उनका बेसिक पर्पस क्या था कि जो भी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो भी एक इवेंट्स हुए हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए स्टेट को, स्टेट के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज को, और स्टेट की डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, और इख्तियारात का लीगल यूज़ करने से रोका जाए। ये बेसिकली क्या थी, 18th अमेंडमेंट थी।